तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। आज हुए शो के बारे में बात करते हैं। बहुत ही कमाल का शो था, बहुत ही एक्शन पैक शो था। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है हमारी ब्लड लाइन की टीम के साथ। पूरा ग्रुप होता है एक्सेप्ट जे ऊसो। और जे ऊसो कहाँ है किसी को नहीं पता। इस सेगमेंट की नहीं बल्कि पूरी स्मैकडाउन में जे ऊसो नजर नहीं आए। और रोमन रेंस इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। खैर, रोमन रेंस आते हैं सीधा रिंग में अपनी रॉयल एंट्रेंस, शाही एंट्रेंस के साथ। और रोमन रेंस क्राउड को एक्नॉलेज करने को कहते हैं, लेकिन कोडी रोड से रहा नहीं गया क्योंकि फेस ऑफ तो होना ही था। तो एंट्री हो जाती है कोडी रोड्स की और कोडी रोड्स आ जाते हैं सीधा रिंग में। और ये एक हिस्टोरिक पिक्चर थी जहां पे पहली बार रॉयल रंबल विनर जाता है चैंपियन के सामने। तो कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो इस पिक्चर को हिस्टोरिक माना जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोडी रोड्स बात करते हैं कि मैं तुमसे कन्वर्सेशन करने आया हूँ, कोई अटैक करने तो आया नहीं हूँ। तो ये अपने सामान को जरा साइड कर दो। तो मैं तो खैर सामान कह रहा हूँ, लेकिन कोडी रोड्स ने काफी जेंटल वे में कहा था। तो चैलेंजर और चैंपियन होते हैं सामने और बाकी सबको कर दिया जाता है आउट। और रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को मैट पे गिरा देते हैं, दोनों चैंपियनशिप को, और पूछते हैं कि हाँ बताओ अब तुम्हें क्या बात करनी है। कोडी रोड्स बात करते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं रोमन रेंस को एक हिस्टोरिक रन के लिए। जिसके बाद वो बात करते हैं कि तुम एक ऐसे माउंटेन हो जिसे कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया और मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्टारडस्ट से लेकर रैंडी ऑर्टन के साथ रहा हूं। उसके बाद मैं इंडी शोज में काम किया मैंने, तो इन चीजों के लिए मैं यूज्ड टू हूं। जिसके बाद रोमन रेंस भी कूद गए और सिंपली उन्होंने इशारा किया बेल्ट पे और ये कहा कि तुमने कभी ये जीती है, अच्छा ये वाली जीती होगी, कभी कभी तुमने compete भी किया है इन चैंपियनशिप बेल्ट्स के लिए, इसके अलावा तुमने कभी मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया के लिए। तो काफी एक इंसल्टिंग वे में बात कर रहे थे रोमन रेंस कोडी रोड्स के साथ। और मामले को थोड़ा पर्सनल भी ले गए रोमन रेंस और ये कहा कि जितना मैं अपने फादर से सीखा हूं उतना ही मैं तुम्हारे फादर से भी सीखा हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम एक स्टार बनोगे, लेकिन तुम्हारे बारे में यानी कोडी रोड्स के बारे में डस्टन रोड्स ने कभी बात नहीं करी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते और जो डस्टन रोड्स ने तुम्हें नहीं सिखाया वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो काफी एक इंसल्टिंग टाइप का प्रोमो कट किया रोमन रेंस ने और एक्सप्रेशन से लग रहा था, कोडी रोड्स के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है ये मामला। जिसके बाद कोडी रोड्स ने भी माइक संभाला और कोडी रोड्स ने ये कहा कि मुझे अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करना है तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। और दोनों करते हैं हैंडशेक और यहाँ से ये प्रोमो वॉर थी वो खत्म हो गई। और इस पूरी प्रोमो वॉर के दौरान काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था कोडी रोड्स को, जिस चीज की उन्हें जरूरत है इस समय, क्योंकि जिस तरह के वो रन में है, जिस तरह के वो मोमेंटम में है और काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है ये फ्यूड। और अब देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा रेसलमेनिया में। बढ़ते हैं आगे स्मैकडाउन में। अगला मैच था रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। रिया रिप्ली रॉयल रंबल की विनर है तो अच्छा मोमेंटम था उनके पास, तो मैं मैच देखने के लिए ठीक ठाक एक्साइटेड था और मुझे लग रहा था कि रिया रिप्ली काफी आसानी से इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और रिया रिप्ली काफी डोमिनेट भी कर रही थी, मॉक कर रही थी शार्लेट फ्लेयर को, कुछ कमेंट्स करके, कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज करके। इसके अलावा लिव मॉर्गन की काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया वो कर रही थी। लेकिन एंडिंग मोमेंट में डिसीजन तो निकालना ही था, तो सबमिशन लगाया रिया रिप्ली ने, लिव मॉर्गन ने कर दिया टैप आउट, जो कि ठीक डिसीजन था मेरे हिसाब से। मोमेंटम रिया रिप्ली के पास होना चाहिए और ज़्यादा स्ट्रांग भी नजर आनी चाहिए वो। और जब रिया रिप्ली ने अपना सबमिशन लगा रखा था ना, तो लिव मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। उस समय एक उनकी फ़ैन थी लिव मॉर्गन की जो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी। तो ये मोमेंट जो था वो कैमरा में कैप्चर भी हो गया। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग थी। अभी उनको जब वो बड़ी होंगी तो उनको पता चलेगा कि ये रेसलिंग ऐसे नहीं होती है जैसा वो सोच रही हैं। और अब बात करते हैं एक बैक स्टेज सेगमेंट के बारे में। ब्लड लाइन होती है बस एक्सेप्ट जे ऊसो और जिमी ऊसो से रोमन रेंस इसी बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी बात हुई तुम्हारे ब्रदर से। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि मैं अपना पेशेंस खो रहा हूँ, सिर्फ जे ऊसो की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से भी। ये जिमी ऊसो को एक वार्निंग थी। और एक और बैक स्टेज सेगमेंट में चलते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं और सामने होते हैं एस्कबार, और इन दोनों के बीच चल रही होती है बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी, क्योंकि इनका होने वाला था अभी आगे एक मैच। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मुझे एक पिक्चर मिली जहाँ पे लिव मॉर्गन उस क्राइंग जो रो रही थी वो उस फैन को जाके उन्हें हक भी किया। तो मुझे ये पिक्चर मिली, मैंने सोचा आपको इसी में बता देता हूँ। जिसके बाद एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री होती है एस्कबार की और उसके बाद एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, और यहाँ से इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। और रे मिस्टीरियो का मास्क लेके आए थे एस्कबार, सामने रख दिया पोल के ऊपर और डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ के ये कह रहे थे कि तुम्हें अपनी लेगेसी को, अपने डैड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जबकि डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें पकड़ के ये कह रहे थे कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट के कमेंट्स चल रहे थे मैच के दौरान। और एक बड़ा ही अजीब सा सबमिशन भी लगाया था इस मैच के दौरान एस्कबार ने। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेकन 3 में किंग की मुझे थोड़ी बहुत याद आई। खैर, मैच की एंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रेफरी को करा डिस्ट्रैक्ट, जिसका फायदा उठाया रिया रिप्ली ने, अपना फिनिशर लगा दिया एस्कबार को। जी हाँ, रिया रिप्ली ने फिनिशर लगा दिया रिंग साइड के बाहर
और उसके बाद फ्रॉग स्प्लैश आता है डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से और मैच में जीत गए हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। और जाते जाते डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो का मास्क भी फाड़ दिया, तो ये काफी एक इंसल्टिंग मोमेंट था। और इतने में रे मिस्टीरियो भी बाहर आए और डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में था वो फटा हुआ मास्क जो उन्होंने नीचे फेंक दिया। और डोमिनिक मिस्टीरियो बार बार कह रहे थे कि हिट मी हिट मी हिट मी, लेकिन कुछ कहा नहीं रे मिस्टीरियो ने। और जब वो मास्क उठाने गए, रे मिस्टीरियो मास्क उठाने गए, तो एक चीप शॉट लगाया था हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो पर। तो यहाँ से ये सेगमेंट हो गया समाप्त। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रही है इस पूरी फ्यूड को। अभी तक रे मिस्टीरियो ने हिट नहीं किया है डोमिनिक मिस्टीरियो को, और ये चीज ठीक है, अच्छा है, पेंडिंग है अभी क्योंकि काफी दिन बाकी हैं। काफी अच्छा मोमेंटम डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी बिल्ड कर सकती है इस फ्यूड में। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि 4 हफ्ते बाकी हैं रेसलमेनिया में और मेरे पास अभी कोई मैच नहीं है, तो मैं एक इंडिविजुअल यानी एक बंदे को जानता हूं जिसके साथ मैं मैच कर सकता हूं, और वो कॉल आउट करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को। लेकिन बाहर आ जाते हैं शेमस बेंगर बॉयज के ड्रू मैकिंटायर के पार्टनर। और मतलब शेमस तो ड्रू मैकिंटायर को ये भी कह देते हैं कि तुम एक बैक स्टैबर हो, यानी कि मतलब जो पीठ में छुरा घोंपता है, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। और ये भी कह रहे थे कि मुझे रेसलमेनिया में गंथर चाहिए और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए। तो ये लोग काफी ज्यादा इंटेंस हो गए थे, आमने सामने आ गए थे। तभी एंट्री होती है वहां पे एले नाइट की। एले नाइट आते हैं, अपना प्रोमो कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और शेमस अभी भी मतलब वो आर्ग्यू कर रहे थे, वो आमने सामने थे। तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे न्यू डे की टीम की और एले नाइट का वो मजाक बना देते हैं और ये कहते हैं कि तुम स्मैकडाउन में तो मैच जीत नहीं पाते हो, रेसलमेनिया में क्या जीतोगे। और ये सारे लोग आ जाते हैं रिंग में। तभी वहां पे कैरियन क्रॉस की एंट्री होती है नॉर्मल थीम के साथ। कैरियन क्रॉस भी रिंग में आने की जैसे ही कोशिश करते हैं, इतने में एले नाइट ने अटैक कर दिया कोफी किंगस्टन में। कोफी किंगस्टन बाहर हो गए, एले नाइट भी बाहर हो गए, एक्सेवियर वुड्स भी बाहर हो गए। बचे थे रिंग में शेमस और ड्रू मैकिंटायर। शेमस ने सबको आउट कर दिया एक सुसाइड डाइव लगा के, और कैरियन क्रॉस पीछे से आते हैं और शेमस को भी बाहर निकाल देते हैं। तो स्टैंड टॉल किया हमारे कैरियन क्रॉस ने रिंग में। तो अब क्या कैरियन क्रॉस चैलेंज करने वाले हैं गंथर को? वेल, ये कोई ऑफिशियल थिंग नहीं है। अभी वो जो 20 मैन रॉयल रंबल है वो भी होने वाली है, तो हमें पता चलेगा आगे। लेकिन कैरियन क्रॉस भी एक अच्छे ओपोनेंट हो सकते हैं, और शेमस और ड्रू मैकिंटायर का तो नाम वैसे ही आगे चल रहा है। तो देखते हैं गंथर को कौन चैलेंज करने वाला है। और अगले मैच की बात करते हैं। टॉगन नॉक्स की एंट्री होती है, जिसके बाद एंट्री होती है शेना बेजलर की। मैच इन दोनों का स्टार्ट होता है और बस मैच खत्म भी हो गया, क्योंकि सबमिशन के सहारे से ज्यादा टाइम लगाया नहीं शेना बेजलर ने टॉगन नॉक्स को हराने में। रोंडा राउजी और शेना बेजलर को तो पता नहीं बच्चे दे रखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खेलने के लिए, कि आते हैं उड़ा देते हैं और बस चले जाते हैं और काम खत्म। अब इनका यूज करो बढ़िया और टैग टीम चैंपियनशिप वाले मैचेस में डालो इन्हें। और जिसके बाद एंट्री होती है रॉ की तरफ से हमारे बॉबी लैशली की। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन बॉबी लैशली की एंट्री हो जाती है और सीधा आते हैं वो रिंग में। और वो कहते हैं ब्रे वाइट से कि तुम मुझे कह रहे थे भागने के लिए, रन के लिए, पर मैं किसी से नहीं भागता। और बॉबी लैशली ये भी कहते हैं कि ये ब्रे वाइट फेस टू फेस मेरे आ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं स्मैकडाउन में आ गया ताकि हम जरा फेस टू फेस आ सकें। और वो कॉल आउट करते हैं ब्रे वाइट को। लेकिन टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर होती है एक वीडियो प्ले, जिसमें होते हैं अंकल हाउडी। अंकल हाउडी की छोटी सी एक वीडियो प्ले होती है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। पीछे से अटैक कर दिया अंकल हाउडी ने बॉबी लैशली पर, लेकिन मोमेंटम भी लूज कर गए वो। और एक चोक स्लैम पड़ता है बॉबी लैशली की तरफ से अंकल हाउडी पर। जैसे ही स्पेयर लगाने की कोशिश करी बॉबी लैशली ने, तभी एकदम से लाइट्स होती हैं ऑफ, और जैसी लाइट्स ऑन होती हैं तो अंकल हाउडी गायब, कहीं नहीं नजर आए वो। और बस काम खत्म। ये सेगमेंट यहाँ पे समाप्त हो गया। बॉबी लैशली थोड़े डरे डरे भी लग रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ रहे थे। और जिसके बाद आता है एक बैक स्टेज सेगमेंट। जिमी ऊसो रोमन रेंस को ये बताते हैं कि जे ऊसो अकेला रहना चाहता है, तो रोमन रेंस भेज देते हैं जिमी ऊसो को सोलो सिकोआ के साथ एक मैच के लिए। लेकिन पीछे से एक लाइन बोली उन्होंने कि 1 हफ्ते के अंदर अगर जे ऊसो वापस नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिमी ऊसो के लिए। तो ब्लड लाइन में काफ़ी कुछ हो रहा है और जिमी ऊसो के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगले हफ्ते अगर जे ऊसो नहीं आते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अगले हफ्ते भी स्विच करना पड़ेगा स्मैकडाउन को। तो खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। और सबसे पहले एंट्री होती है सोलो सिकोआ की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे फैन फेवरेट सैमी ज़ेन की। मैच इन दोनों का स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में काफ़ी तेज पंचेज लगा रहे थे सैमी ज़ेन, मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खास कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सोलो सिकोआ ने एक तरफा कंट्रोल बना लिया था इस मैच पर। और इनके बीच हिस्ट्री है, तो वो कमेंट बाजी भी चल रही थी। सैमी ज़ेन कभी जिमी ऊसो कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे थे एक दूसरे को लेके, और काफी इंटेंस सा माहौल था इस मैच में। चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। तो सैमी ज़ेन के पास ठीक ठाक मोमेंटम था, उन्होंने लगाने चाहिए होलुआ किक, लेकिन जिमी ऊसो ने थोड़ी सी चुल ले ली। फायदा मिला सोलो सिकोआ को, उन्होंने लगाया समोअन स्पाइक, कवर किया और पिन कर दिया सैमी ज़ेन को। तो मैच तो हार गए सैमी ज़ेन, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पे। चेयर फंसाई गई, कॉर्नर में लाया गया और हिप अटैक की तैयारी कर रहे थे हमारे सोलो सिकोआ, लेकिन जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं करूंगा हिप अटैक। थोड़ा क्राउड उन्हें मोमेंट कर रहा था, मतलब सैमी ज़ेन को थोड़ा चेयर अप कर रहा था। तो सैमी ज़ेन उठते हैं, चेयर फेंकते हैं सोलो सिकोआ पे,
और जिमी ऊसो को लगाते हैं एक हलवा किक और तुरंत ही वहां से निकल गए सैमी ज़ेन। तो सैमी ज़ेन अभी भी ब्लड लाइन के लिए एक प्रॉब्लम है और जिमी ऊसो के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगले हफ्ते अगर जे ऊसो नहीं आते हैं। तो काफी इंटेंस स्टोरी बना दी है ब्लड लाइन की इस पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन में। तो मजा तो भरपूर आ रहा है और यहाँ से स्मैकडाउन भी चली गई थी ऑफ एयर। तो हम भी चलते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।